हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग कोशिका अध्याय का 50 सब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पूरे कोशिका चैप्टर को पढ़ा दिया था और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी था। तो आज हम लोग इसको कवर कर लेंगे। तो 50 VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। तो चलिए बिना देरी के अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कोशिका क्या है। पूछिएगा कि कोशिका क्या है, तो कोशिका जो है वो कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका की परिभाषा पूछेगा अगर कोई, तो क्या बताइएगा? तो कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सेकंड क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि जीवों को कितने प्रकारों में बांटा जाता है। तो जीवों को 2 प्रकारों में मुक्त बांटते हैं। एक तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। हमने इस एक कोशिकीय बहुकोशिकीय वीडियो में पढ़ा दिया है, पिछले वीडियो में। और इसके आगे वाले जो पार्ट्स हैं, जैसे पादप कोशिका, जंतु कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, उसके बारे में हम बता चुके हैं। तो अब चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं। तो एक कोशिकीय जीव हम आपको बताए थे कि जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना होता है, जैसे अमीबा, वो कैसे कोशिका होते हैं, तो वे एक कोशिकीय जीव होते हैं। अब बहुकोशिकीय जीव के किसे कहते हैं, तो जिनका शरीर एक से अधिक यानी कि अनेक कोशिकाओं से बना होता है, उसे हम लोग बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं, जैसे मनुष्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। ठीक है, तो ये 6 प्रश्न हमने कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या है। तो कोशिका सिद्धांत का पहला मुख्य बिंदु है कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं। कोशिका जीवन की मूल इकाई है। नई कोशिकाएं पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से बनती है। ये 3 महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु हैं। आपको परीक्षा में लिखने को आएगा तो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तीन कोशिकाएं हो, 3 मुख्य बिंदु बता दिए। अब हम पूछ रहे हैं कि नई कोशिकाएं पूर्व कोशिकाओं से बननी होती है, ये किसने बोला था। तो कार्ल लुडविक रुडोल्फ विर्चो ने बोला था। ठीक है, अब हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है। तो प्रोकैरियोटिक जिसमें सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका जिसमें सुस्पष्ट केंद्रक होता है उसे यूकैरियोटिक कोशिका। फिर 10वां नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली का क्या कार्य है। तो कोशिका की झिल्ली का कार्य कोशिका में पदार्थों का आवागमन को नियंत्रित करना। आवागमन मतलब आने जाने के चीज़ों को नियंत्रित करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका भित्ति किन कोशिकाओं में पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या है। तो कोशिका भित्ति का मुख्य घटक सेल्यूलोज है। अब हम लोग 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, 13वां नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है। तो केंद्रक का मुख्य कार्य कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। केंद्रक का मुख्य कार्य अगर पूछेगा तो कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करना किसका मुख्य कार्य है। केंद्रक का। केंद्रक में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो डीएनए पाया जाता है। डीएनए का पूरा नाम तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, सॉरी, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसमें हमको कन्फ्यूजन है, फिर इसको हम बाद में बता देंगे। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका द्रव क्या है। तो कोशिका के अंदर भरा द्रव कोशिका द्रव कहलाता है, जिसमें सभी कोशिकाएं उपस्थित रहते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के शक्ति गृह या ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में। और कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किसे बोलते हैं। तो एटीपी को। राइबोसोम का क्या कार्य है। तो प्रोटीन का निर्माण कार्य है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार तो 2 प्रकार है, खुरदरी ईआर और चिकनी ईआर। चिकनी ईआर वसा संश्लेषण में मदद करता है और खुरदरी ईआर खुरदरी ईआर प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुरदरी ईआर पर क्या पाया जाता है। तो राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, और एक यही खुरदरी ईआर प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। ठीक है,
अब गोल्जी तंत्र का क्या कार्य है? तो प्रोटीन का संशोधन या पैकेजिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों बोलते हैं? तो क्योंकि यह कोशिकाओं को अपशिष्ट को नष्ट करता है। जो कोशिकाओं के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको नष्ट करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। फिर वैक्यूल्स का क्या कार्य है? वैक्यूल्स का कार्य है भोजन जल तथा अपशिष्ट का संग्रह। फिर 23वां नंबर क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में बड़ा वैक्यूल कौन होता है? तो पादप कोशिका में आप देखे होंगे कि पादप कोशिका में बड़ा सा वैक्यूल यानी रिक्तिका पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में छोटा छोटा। तो पादप में बड़ा पाया जाता है क्योंकि तुरगिडता बनाए रखने के लिए। ठीक है। अब 24वां नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाता है? तो क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाता है। कहाँ पाता है? पादप कोशिका में। फिर है कि क्लोरोप्लास्ट का क्या कार्य है? तो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाने की प्रक्रिया। ठीक है। सूर्य के प्रकाश जमीन से जल खनिज लवण ये सब लेकर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। किसके द्वारा? पेड़ पौधों में ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दिया है कि सेंट्रियोल कहाँ पाते हैं? सेंट्रियोल जंतु कोशिका में पाते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बता दिए थे। फिर है कि प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? 3, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है? तो भोजन का संग्रहण इसका कार्य है। भोजन ल्यूकोप्लास्ट मतलब क्या? अवर्णीय लवक। ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है? भोजन का संग्रहण। ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट, हाँ, भोजन का संग्रहण। ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है? तो भोजन का संग्रहण। क्रोमोप्लास्ट का क्या कार्य है? क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णी लवक यानी कि इसका कार्य है रंग प्रदान करना। फिर कोशिका विभाजन क्या है? तो कोशिका विभाजन कोशिका का 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में विभाजन, मतलब 2 या 2 से अधिक, अगर एक कोशिका 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में टूट जाती है तो उसे हम लोग कोशिका विभाजन बोलते हैं। फिर 32वां नंबर है कि कोशिका विभाजन के कितने प्रकार हैं? तो माइटोसिस प्रकार है और मियोसिस प्रकार है। 2 प्रकार के होते हैं कोशिका विभाजन, एक तो माइटोसिस और मियोसिस। आपको बताएंगे सूत्रीय अर्धसूत्री। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर है कि माइटोसिस कहाँ होता है? तो शरीर की कोशिकाओं में। मियोसिस कहाँ होता है? तो जनन कोशिकाओं में। कहाँ होता है? जनन कोशिकाओं में। जनन कोशिका क्या होती है? ये आपको हम 10वां का बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। परासरण क्या है? तो परासरण अर्धपारगम्य झिल्ली से जल का आवागमन, यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली से, अर्धपारगम्य झिल्ली कौन सी होती है? तो कोशिका झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली से जल का आना जाना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। विसरण क्या है? तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन। और परासरण पूछेगा तो अर्धपारगम्य झिल्ली से जल का आवागमन, और विसरण पूछेगा तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन। ठीक है। अब 37वां नंबर क्वेश्चन है, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है? तो जो केवल कुछ पदार्थों का पार होने देता है, मतलब कुछ विशेष पदार्थों को आने जाने देता है उस कोशिका के अंदर। उसके बाद है हाइपोटोनिक विलयन क्या है? तो हाइपोटोनिक विलयन जिसमें बाहरी सांद्रता कम होती है। फिर है कि हाइपोटोनिक विलयन क्या है? हाइपोटोनिक विलयन क्या है? तो जिसमें बाहरी सांद्रता कम होती है। उसके बाद हाइपरटोनिक विलयन क्या है? तो जिसमें बाहरी सांद्रता अधिक होती है। अब 40 नंबर क्वेश्चन है कि प्लाज्मोलाइसिस क्या है? तो कोशिका से जल निकलने की प्रक्रिया। कोशिका से जल निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस ये भी यही है। प्लाज्मोलाइसिस क्या किसे कहते हैं? तो कोशिका से जल निकलने की प्रक्रिया। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आपको बताए थे ऊपर, क्लियर हो गया। अब आरएनए का क्या कार्य है? आरएनए का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। कौन? आरएनए। कोशिका का आकार किस पर निर्भर करता है? उसके कार्य पर। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। अमीबा किस प्रकार के कोशिका है? तो एक कोशिक की कोशिका है। ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 47 नंबर है कि मानव शरीर में कोशिका की संख्या लगभग कितनी होती है? तो अरबों में, बहुत ज़्यादा संख्या होती है, इसकी गिनती नहीं की सकती। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिकांग क्या है? तो कोशिका के भीतर पाए जाने वाले विशेष भाग या अंग कोशिकांग कहलाते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि जीवों में कोशिका का विभेदन क्या है? तो कोशिकाओं का विशेष कार्य हेतु परिवर्तित होना ही कोशिका का विभेदन कहलाता है। फिर 50 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत आता है? तो कोशिका विज्ञान इनके साइटोप्लाज्म के अंतर्गत आता है।
ठीक है, तो ये 50 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो कोशिका चैप्टर हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।